Good morning, everyone. Okay, we are starting the class. आज आपका जो टॉपिक है वो रिटर्न ऑफ इनकम एंड ई फाइलिंग है. बट बिफोर वी स्टार्ट विद रिटर्न ऑफ इनकम, आपको कैलकुलेशन ऑफ टैक्स आना जरूरी है. कंप्यूटेशन कैसे करते हैं हम टैक्स की, तो इसीलिए कंप्यूटेशन का कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है. पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम ई फाइलिंग पे स्विच करेंगे. ओके. सबसे पहले ये दे रखा है इसके अंदर कि कौन सी लिमिट्स हैं, जितनी लिमिट्स एग्जेम्प्ट हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए. जैसे कि कहता है कि इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया हु इज एज ऑफ 80 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसके लिए 5 लाख रुपीस तक की इनकम पूरे साल में एग्जेम्प्ट है. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ. जैसे आपके नियर बाय में, आपके नोन में कोई भी अगर 80 इयर्स या 80 इयर्स से ज्यादा का पर्सन है और उसकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपीस क्रॉस नहीं करती पूरे साल में, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब मान लीजिए कोई 60 इयर्स का है या 60 इयर्स से ज्यादा का है बट लेस देन 80 इयर्स का है. ऐसे केस में उसको पूरे साल में 3 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है. जैसे ही उसकी इनकम 3 लाख रुपए को क्रॉस करेगी, बची कुची इनकम पे उसको टैक्स देना पड़ेगा. बची कुची कौन सी बची कुची पे? 3 लाख के ऊपर या 2.5 लाख के ऊपर, वो अभी मैं आपको बताऊंगी. बेसिकली बच्चे, जो ये मिनिमम इनकम्स होती हैं, इसका मतलब यहाँ पर वो 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देगा. यहाँ पे वो 5 लाख तक पे टैक्स नहीं देगा. यहाँ पर वो 3 लाख तक पे टैक्स नहीं देगा. और अगर 60 इयर्स से छोटा है कोई इंसान, तो पूरे साल में उसके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए. मतलब अगर पूरे साल में, मान लीजिए मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, 60 ईयर्स से नीचे की, पूरे साल में अगर मैं जो भी इनकम कमाऊं उसमें से पहला 2.5 लाख रुपए जो है वो है एग्जेम्प्ट. मेरी 2.5 लाख से नीचे की अगर इनकम है तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ना. बाकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इन सबका कंपनी एक्सेट्रा, इन सबका आप खुद पढ़ेंगे. अब ये कहता है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स. तो बच्चे, मैं ना यहाँ पे आपको सी से पहले स्टार्ट करूंगी, फिर बी करेंगे, फिर ए करेंगे. सी में ये कहता है कोई भी इंडिविजुअल जो कि 60 इयर्स से छोटा एज का है, उसके लिए बताओ कि क्या टैक्स स्लैब रेट्स होंगे. तो कहता है पहला 2.5 लाख अप टू 2.5 लाख जो पैसा वो अर्न करेगा पूरे साल में, उस पे उसको कोई टैक्स नहीं देना, नील. 2.5 लाख के बाद और 5 लाख तक की जो उसकी इनकम है उस पे उसको कितना टैक्स रेट देना है? 5%. और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो उसकी टैक्स इनकम है, आई मीन टैक्स इनकम से मेरा मतलब है जो इनकम है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो उसकी इनकम है उस पर 20% टैक्स देना है. और अबव 10 लाख जो है उस पर उसको 30% टैक्स देना है. ऑल्सो बच्चे, कहता है कि अगर कोई पर्सन 60 इयर्स का हो गया है या 60 इयर्स से ज्यादा का है बट 80 इयर्स से कम का है, तो ऐसे केस में उसको टैक्स रेट कितना होगा उसका? तो कहता है पहले 3 लाख रुपए जो अप टू 3 लाख रुपीज वो कमाएगा पूरे साल में, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. एज बढ़ गई तो गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ा दी. इनके मुकाबले 50,000 रुपए का ज्यादा एग्जेम्पशन मिला है इन्हें. फिर नेक्स्ट 3 लाख टू 5 लाख के बीच में उसको 5% टैक्स रेट देना पड़ता है. और 5 लाख टू 10 लाख के बीच में उसे 20% देना पड़ता है. और जैसे ही इनकम 10 लाख क्रॉस करती है तो 10 लाख के ऊपर की जितनी इनकम होती है उस पर 30% देना पड़ेगा. अब कहता है कि थर्ड कैटेगरी पे आ जाओ, जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब जो 80 इयर्स के हो चुके हैं या 80 इयर्स से अबव हैं, हु इज एज ऑफ 80 इयर्स और मोर. तो कहते हैं उसके लिए उनको और ज्यादा बेनिफिट दिया गया है.
उनको कहा गया है कि पूरे साल में पहले 5 लाख जो कमाते हो उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो अप टू 5 लाख नील, नो टैक्स। 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी आपकी इनकम होगी उस पर 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर की जितनी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स है। एक और बात बच्चे, ये कहता है एक सरचार्ज होता है, मतलब एक चीज तो ये हो गई कि आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, अब एक होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। वो किस पे लगता है? जो बहुत ही रिच लोग होते हैं उन पर सरचार्ज लगता है, जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है एक साल में बट 1 करोड़ से कम है। आई मीन 1 करोड़ तक है, 50 लाख से तो ज्यादा है बट 1 करोड़ से, 1 करोड़ तक है, 50 लाख से शुरू होके और 1 करोड़ तक जिसकी है, 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर एक्सीड वर्ड यूज हुआ है तो हम कहेंगे 50 लाख से तो ज्यादा होनी चाहिए, और 1 करोड़ तक है, उसके बीच में कोई भी अमाउंट हो सकती है, तो उन पे सरचार्ज कितना लग जाएगा? 10% ऑफ सच इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स निकल के आएगा उसका 10% निकाल देंगे, वो उन पे सरचार्ज लग जाएगा। अगर किसी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, और 1 करोड़ से ज्यादा होने पर अप टू 2 करोड़ कोई भी अमाउंट है, 2 करोड़ भी इंक्लूडेड है, 2 करोड़ से नीचे की भी अमाउंट इंक्लूडेड है, बट 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो 1 करोड़ से ज्यादा और अप टू 2 करोड़ जो अमाउंट होगी उस पे सरचार्ज कितना लगता है? 15% ऑफ सच इनकम टैक्स, जितना इनकम टैक्स निकल के आया था उसका 15% लगा निकाल लेंगे, वो सरचार्ज लगेगा। अगर एक्सीड करती है इनकम 2 करोड़ को बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो 2 करोड़ कुछ से तो ज्यादा है, 3 करोड़ हो सकती है, 4 करोड़ हो सकती है, 4.5 करोड़ हो सकती है, 5 करोड़ भी हो सकती है, अप टू 5 करोड़ है, बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर इतनी इनकम है तो इस केस में जितना इनकम टैक्स निकल के आया था उसका 25% निकालेंगे, वो सरचार्ज अमाउंट हो जाएगा। बट जिन केसेस में जो टोटल इनकम है वो एक्सीड करती है 5 करोड़ को, 5 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम, सुपर रिच हो गए ये लोग, तो इनका जो इनकम टैक्स निकल के आया था उस पर हम 37% कैलकुलेट करेंगे, 37% हमारा सरचार्ज अमाउंट होगा। तो सरचार्ज ऐसे निकालते हैं। फिर कहता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे टैक्स के ऊपर एक और टैक्स हमने सरचार्ज निकाला था, वैसे टैक्स के ऊपर एक और टैक्स होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जब हम टैक्स निकाल चुके होते हैं तो उस पे अगर हम 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकाल लें, मतलब टैक्स के ऊपर एक 4% का टैक्स एक और लगा दे, तो उसे हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। क्यों लगाया जाता है बच्चे? आपको पता है सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स चलाती है, इन सबको चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यहीं से आएगा जो गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट करे, वो टैक्स आपसे कलेक्ट करेगी। अब जो ये टैक्स है आपका, वो आपने पहले तो क्या किया? सबसे पहले इनकम निकाली, इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया, जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया इनकम पर उस पर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे हमेशा 4%। जितना भी टैक्स, मान लो आपका 10,000 टैक्स निकल के आया तो 10,000 पे 4% आपने लगा दिया, तो आपका निकल के आ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की अमाउंट। ये किस लिए होगी? ये हेल्थ और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ये पैसा यूज करेगी और कहीं यूज नहीं करेगी ये वाला पैसा। और बच्चे फिर हम ये चेक करेंगे कि इनकम जो थी वो 50 लाख से ज्यादा थी क्या? अगर थी तो हम देखेंगे सरचार्ज भी लगेगा, टैक्स पे एक और टैक्स जो होता है, तो वो हम टैक्स पर टैक्स, एक तो होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स और दूसरा क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स के अलावा सरचार्ज। ओके और बच्चे एक बात और करता है, ये कहता है रिबेट ऑफ मैक्सिमम 12,500 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज, सेक्शन 87A।
कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी पूरे साल में इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करती, मान लीजिए मैं पूरे साल में सिर्फ 5 लाख कमाती हूँ या 4 लाख कमाती हूँ या 4.5 लाख कमाती हूँ, ऐसे केस में बच्चे क्या होता है, हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ना 12,500 की हमारे को रिबेट देती है सेक्शन 87A में। और जब ये 12,500 की हमें रिबेट मिलती है तो हमारे पास जो टैक्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब कि कोई इंडिविजुअल अगर वो मान लीजिए 60 ईयर्स से छोटी की एज का है, तो उस पर जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स बन के आ रहा था अप टू 5 लाख कमाने पर। मान लीजिए वो 5 लाख कमाता था तो उसका टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा था 12,500। बट सेक्शन 87A ने हमारे को रिबेट दे दी 12,500 की, तो जैसे ही हमने 12,500 की रिबेट लगाई तो उसका टैक्स जीरो हो गया। तो और अगर मान लीजिए बच्चे वो 4 लाख कमा रहा था, तो हमने कहा कि 60 साल से छोटे एज का था, तो पहले 2.5 लाख पर तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। हमने कहा वो पूरे साल में 4 लाख कमा रहा था, तो बचे हुए हमने कहा कि 4 लाख में से पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देगा। बचे हुए 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख के अंदर बचे हुए 1.5 लाख पे वो 5% टैक्स देगा। तो 1.5 लाख का हमने 5% निकाला, ठीक है बच्चे। और जितना भी वो निकल के आया, आई थिंक 7500 निकल के आ रहा होगा, तो जितना भी वो निकल कर आया उतने पे हमारे को उतने की रिबेट मिल जाएगी, हमारे को उस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, हमारे को सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। कैसे देता है ये रिबेट? ये कहता है जितना अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल है ऑन टोटल इनकम ऑफ एनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर या 12,500 विच एवर इज लेस, उतनी रिबेट मिल जाएगी। हमारे केस में 7500 12,500 से छोटी अमाउंट थी तो उसकी रिबेट मिल जाएगी। कहने का मतलब ये श्योरिटी है कि अगर 5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं होती, एसएससी इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है इंडिया में, तो ऐसे केस में उसको सेक्शन 87A में रिबेट मिलती है, या तो 12,500 की, अब या फिर अगर जितना उसने अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स मतलब पेबल है ऑन टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर उतना। ये चीजें आपको अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके साथ साथ समझ आएंगी, अगर अभी नहीं समझ आ रही है, अभी तो हम सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है बच्चे सेक्शन 288A राउंडिंग ऑफ ऑफ टोटल इनकम। आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी टोटल इनकम जो होती है वो ऐसी निकल के आ जाती है 8,79,467। तो कहता है इसको ऐसे नहीं लिखना, पहले तो आपने ऐसे लिख दिया टोटल इनकम, पहले तो सही एक्चुअल कैलकुलेट करके लिखोगे, फिर नेक्स्ट लिखोगे कि इट शैल बी राउंडेड ऑफ टू 8,79,470। अब आपने इसको राउंड ऑफ करके 470 क्यों बनाया बच्चे? क्योंकि हम नेक्स्ट लोअर मल्टीपल ऑफ 10 में चूज करते हैं। ये कहता है कि the total income as computed above shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees, and for this purpose any part of rupee consisting of paisa shall be ignored. Thereafter, if such amount is not a multiple of 10, then if the last figure is 5 or more, then the amount shall be increased to the next higher multiple of 10, and if the last figure of total income is less than 5, the amount shall be reduced to the next lower multiple of 10. आपको ये वाली बात समझ आई होगी, क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ हम आज पहली बार नहीं पढ़ रहे, हमने तो ये राउंडिंग ऑफ पहले भी पढ़ी हैं, 12th में भी पढ़ी हैं। तो क्या होता है इसके अंदर कि अगर ये आपका 462 होता है यहाँ पर, तो हम 460 में राउंडिंग ऑफ कर, कहने का मतलब कि पहले 5 नंबर की होती तो हमारी लोअर साइड पे होती, नेक्स्ट 5 नंबर्स की होती तो हायर साइड पे होती। अगर हमारी यहाँ पे 467 है तो उसको हमने 470 कर दिया। अगर ये हमारा 466 होता तो भी हम क्या करते, 470 करते। अगर ये हमारा 464 होता तो क्या करते, हम 460 करते। आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल। ये सेक्शन 288A के अंदर होते हैं। तो जब आप लिखोगे राउंडिंग ऑफ तो साथ में आप मेंशन करोगे अंडर सेक्शन 288A। नेक्स्ट बोलता है ये 288B राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स। अब हमने पहले तो 288A में इनकम जितनी आएगी उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अब 288B में हम जितना टैक्स निकल के आएगा उसको भी राउंड ऑफ करके लिख देंगे। मान लीजिए टैक्स आपका निकल के आ रहा है 10,002 रुपए, तो इसको आप राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 10,000 रुपए लिखोगे। ठीक है बच्चे, तो क्या कहते हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स
shall be rounded off to the nearest multiple of 10 rupees, and for this purpose, where such amount contains a part of 10 rupees, then if such part is 5 rupees or more, it shall be increased to 10 rupees, and if such part is less than 5 rupees, it shall be ignored. अच्छा बच्चे, एक चीज ना और है, आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब जैसे इन्हीं फिगर्स में अगर एग्जैक्ट यहाँ पर ये होता 8 7 9 4 6 5, यहाँ पे 5 मैंने ये तो बता दिया आपको कि 5 से नीचे है तो क्या होगा, 5 से ऊपर है तो क्या होगा, बट 5 होगा तो क्या होगा? अगर बच्चे यहाँ पर 5 होगा मतलब 8,79,465 होगा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम उसको मतलब हायर साइड पे लेके जाएं कि लोअर साइड पे लेके जाएं? तो ये कहता है कि उसको हायर साइड पे लेके जाओ। उसको क्या बनाओ? 8,79,000 अगर यहाँ पे 465 था तो उसको 470 बनाओ। देखो लिखा हुआ है, कहता है कि if the last figure of total income is less than 5, the amount shall be reduced to lower multiple of 10. But if the figure is 5 or more, the amount shall be increased to higher multiple of 10. सिमिलरली यहाँ पर होगा, अगर आपका जो टैक्स है वो आपका टैक्स रेट, सॉरी नॉट रेट, टैक्स आपका अगर कुछ भी है, मान लीजिए आपका टैक्स बन के आ रहा है 505 रुपए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे 510 रुपए, राउंडिंग ऑफ करके। चलिए बच्चे अब न्यूमेरिकल देखेंगे, दिस इज अ इंटरेस्टिंग पार्ट। Mr. J was born on 1st April 1940 and she is resident of India. Sorry, Mrs. J. She has earned income of 19,70,000. पूरे साल में उन्होंने 19,70,000 रुपए कमाए हैं। उनकी बर्थ हुई थी 1st अप्रैल 1940 को। अब आप देख सकते हो बच्चे कि उनकी एज अगर हम निकालें तो आज दिन उनकी एज 80 इयर्स क्रॉस कर चुकी है, राइट? नाउ वो कहता है कि इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो इस असेसमेंट ईयर के लिए और इस प्रीवियस ईयर के लिए। तो बच्चे हम जानते हैं कि हमने स्लैब रेट्स पढ़े थे, स्लैब रेट्स में हमने पढ़ा था कि जो लोग 80 इयर्स पूरे कर चुके हैं या 80 इयर्स से ज्यादा के हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे स्लैब रेट्स में क्या होता है कि पहले 5 लाख जो वो पूरे साल में कमाते हैं वो तो होते हैं एग्जेम्प्ट, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो पैसा कमाते हैं उस पर उनको लगता है 20% टैक्स रेट, और 10 लाख से ऊपर जो कमाते हैं उस पर लगता है 30% टैक्स। तो चलिए बच्चे, हमने ऐसा लिखेंगे एग्जाम में, अगर इस तरीके से हमारे को कहीं पर भी कैलकुलेशन करनी होगी तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टैक्सेबल इनकम, कि हमारी इनकम कितनी है जिसपे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, 19,70,000। उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट 5 लाख, पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नील। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कहता है कितना है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में कहता है 20% है। अब जब हमने 5 लाख से 10 लाख के बीच में अमाउंट देखी तो आई, इसका गैप डिफरेंस कितना आएगा, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख। इस 5 लाख की इनकम पे 20% टैक्स लगा, 5 लाख पे जब आप 20% टैक्स लगाते हो तो 1 लाख निकल के आता है। फिर कहता है कि अब अबव 10 लाख जो होता है वो 30% टैक्स लगता है। तो अबव 10 लाख कितनी इनकम है, टोटल इनकम 19,70,000 है, तो 10 लाख से ऊपर कितनी है, 9,70,000। तो बैलेंस 9,70,000 पे 30% लगेगा। तो 9,70,000 पे जब हमने 30% निकाल दिया तो निकल के आया 2,91,000। तो हमारा टैक्स क्या क्या निकल के आया, 0 प्लस 1 लाख प्लस 2,91,000, टोटल टैक्स कितना निकल के आया, 3,91,000। अब मैंने कहा ये तो हमारा टैक्स निकल के आया। अब मैंने आपसे ये कहा था हर क्वेश्चन में टैक्स के ऊपर टैक्स जरूर लगेगा, कौन से वाला, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और मैंने कहा था कि एक और लगेगा टैक्स के ऊपर टैक्स, वो कौन सा होगा, सरचार्ज होगा। बट सरचार्ज कब लगेगा, जब 50 लाख से ऊपर की इनकम होगी। तो ठीक है, देखो ये 50 लाख से ऊपर की इनकम है क्या, नहीं, ये तो 19,70,000 है, 50 लाख से नीचे है, मतलब सरचार्ज नहीं लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, कितना लगेगा बच्चे, 4% लगता है, हमें तो पता ही है ये बात। तो कहता है ये देखो, कहता है टोटल हमारा टैक्स निकल के आया था 3,91,000, उस पर हमने सरचार्ज ऐड करना था, सरचार्ज नील, 0 ऐड होगा क्योंकि सरचार्ज तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 50 लाख से नीचे की इनकम है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है।
अप टू 50 लाख नहीं लगता, 50 लाख से इनकम एक्सीड करती है तो लगता है। ओके, तो अब कहता है टैक्स प्लस सरचार्ज बताओ कितना हो गया, तो हमने कहा 3,91,000। तो पहले टैक्स निकलता है, फिर सरचार्ज और फिर टैक्स प्लस सरचार्ज। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज एट द रेट 4%। ये जो हमारी अमाउंट आती है ना टैक्स प्लस सरचार्ज, इस पर हम हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% लगाते हैं। तो इस पर हमने 4% कैलकुलेट किया, 3,91,000 का कितना निकल के आया, 15,640। अब बच्चे ये भी आ गया हमारे पास। तो अब कहता है राउंड ऑफ करो। अब बच्चे हमने देखो टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया था, नहीं किया था, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी राउंडेड ऑफ थी। अब टैक्स को तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। टैक्स हमारा कितना निकल के आया है, तो कहते हैं टैक्स हमारा कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है 4,06,640। तो अब बच्चे ये तो हमारा राउंडेड ऑफ ऑलरेडी फिगर दिखा रहा है, तो हमारे को अब इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। बट राउंडिंग ऑफ के टाइम पे आप ये वाला सेक्शन जरूर मेंशन करोगे कि हमने इस सेक्शन के अंदर राउंडिंग ऑफ करी है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने पहला क्वेश्चन जो देखा है उसमें 80 इयर्स या फिर 80 इयर्स से अबव की थी वो लेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो 60 इयर्स से छोटा है अगर कोई पर्सन, तो आपको पता है उसका स्लैब रेट्स क्या होते हैं। 0 से पहले 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख उसका 5% होता है, और फिर उसके 5 लाख से 10 लाख 20% होता है, और अबव 10 लाख उसका क्या होता है, 30% होता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट हम कैलकुलेशन करेंगे। कहते हैं मिस्टर जे एक 55 साल के ओल्ड पर्सन है जो कि रेजिडेंट है इंडिया के, और वो अर्न करते हैं पूरे साल में इनकम 6,35,670। लिख लिया, टैक्सेबल इनकम इतनी हो गई। कहता है उनकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो इस असेसमेंट ईयर के लिए, इस प्रीवियस ईयर के लिए। तो हमने देखा पहले 2.5 लाख पे, 0 से लेके 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील, स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग। फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी इनकम होती है, 2.5 लाख रुपए की इनकम होती है। कैसे पता चला, 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख का जो डिफरेंस है इस पर 5% लगेगा। 5% लगाया 2.5 लाख पर तो निकल के आया 12,500। फिर कहता है कि 5 लाख के अबव कितनी इनकम है उनकी, तो उसने कहा कि बैलेंस बच गया 5 लाख के बाद 1,35,670। ये कैसे आया, 6,35,670 में से अगर आप 5 लाख को माइनस कर दोगे तो बचा कुचा ये आ जाएगा। कहा था इसने कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना भी कमाएगा उस पर 20% टैक्स देगा। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में इतनी अमाउंट कमाई, इस पे ये 20% टैक्स देगा। इसका 20% निकाल लिया, ये अमाउंट आ गई। ठीक है बच्चे, तो अब टोटल टैक्स कितना निकल के आएगा, टोटल टैक्स निकल के आएगा 0 प्लस 12,500 प्लस 27,134। टोटल निकल के आया 39,634। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपका टोटल टैक्स निकल के आएगा उसके बाद आप टैक्स के अंदर सरचार्ज ऐड करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं उसे सरचार्ज कहते हैं। बट ये कब लगता है सरचार्ज, जब इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है। तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही थी, आंसर इज नो। क्योंकि नहीं कर रही थी इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा, नील लगा दिया सरचार्ज। तो टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल लेंगे, कितना निकल के आया 39,634। अब बच्चे इसके अंदर हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना, 4%। अब बच्चे ये कौन सी अमाउंट पे लगेगा, इस अमाउंट पे 4% कैलकुलेट करेंगे, कितना निकल के आया 1585.36। अब आपको पता है बच्चे कि टोटल टैक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टैक्स प्लस सरचार्ज के अंदर ये जो हमारी अमाउंट निकल के आई है सेस की, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, वो ऐड कर देते हैं। ये ऐड कर दी, कितनी निकल के आई टोटल, 41,219.36। अब आपको पता है कि इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है। टैक्स की राउंडिंग ऑफ कौन से सेक्शन में होती है, 288B में होती है। राउंडिंग ऑफ करने के अंदर क्या करते हैं बच्चे, हम जैसे 219.36 दिखा रहा है तो हम 220 लेंगे, यहाँ पे 220 कर दिया, 41,220 हमारा टैक्स निकल के आ गया। अब बच्चे एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को सरचार्ज भी कैलकुलेट करना है।
मतलब इनकम हमारी 50 लाख से ज्यादा दे रखी है। ये इसी पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, इन द सेंस इसी की वजह से हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि हमारे को सरचार्ज निकालना सीखना है। देखिए मिस्टर जे 35 साल के हैं एंड वो रेजिडेंट है इंडिया के, और उन्होंने अर्न किया है टोटल इनकम ऑफ 59,50,000। उनकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो फॉर असेसमेंट ईयर दिस एंड प्रीवियस ईयर दिस। बच्चे जहां पर भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, मतलब उनका टैक्स निकालना है, और टैक्स निकालना है तो आपको स्लैब रेट्स लगा के टैक्स निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल्स के केस में। अब बच्चे कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम कितनी है, 59,50,000। अब स्लैब रेट लगा दो। अब स्लैब रेट में पहले सबसे पहले क्या चेक होता है, एज कितनी है, 60 ईयर्स से छोटा है या 60 ईयर्स का है, और या फिर 60 ईयर्स से लेकर, मतलब कहने का मतलब हमारा पहला स्लैब रेट होता है उन लोगों के लिए जो 60 ईयर्स से छोटे होते हैं, उनके लिए स्लैब रेट अलग है। जो 60 ईयर्स के हैं या 60 ईयर्स से ज्यादा के हैं बट 80 ईयर्स से छोटे हैं, उनके लिए स्लैब रेट अलग है। और तीसरे टाइप का स्लैब रेट उनके लिए जो 80 ईयर्स के हो चुके हैं या 80 ईयर्स से ज्यादा के हैं। तो इस केस में कौन सी कैटेगरी वाला स्लैब रेट लगेगा, जो 60 ईयर्स से छोटे हैं, क्योंकि ये 35 ईयर्स का है। उनके लिए क्या स्लैब रेट होता है, उनके लिए पहला 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से 5 लाख पे उनके ऊपर 5% का टैक्स होता है, और 5 लाख से 10 लाख के अंदर उनके पास 20% का टैक्स लगता है, और बैलेंस जो इनकम होती है 10 लाख के अबव जितना भी होता है उस पर 30% का टैक्स लगता है। ये हमें पता है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, अच्छा बच्चे एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी, आपकी बुक में ये मिस प्रिंटिंग है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको स्लैब रेट्स पढ़ा रही थी, हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 5,10,000 ऐसे लिख रखा है। 3,10,000, 5,10,000, तो बच्चों ये 10, तो इसको आप मोटा मोटा यही मानिए कि ये 2.5 लाख से 5 लाख दे रखा है, 5 लाख से 10 लाख दे रखा है। इस 10 को आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पे भी 10 को इग्नोर कीजिए, इसे 5 लाख से 10 लाख मानिए। ठीक है किड्स, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी इनकम में पता चल गई है कि मिस्टर जे जो 35 ईयर्स के हैं उनकी टोटल इनकम इतनी है। अब हमारे को टैक्स निकालना है, तो हमने कहा पहले 2.5 लाख जो उन्होंने कमाया उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 2.5 लाख से 5 लाख में जितना उन्होंने कमाया, मतलब 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, तो 12,500 निकल के आया। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना कमाया उस पर 20% टैक्स लगेगा, 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख हो गया, 5 लाख पे 20%, 1 लाख निकल के आ गया। फिर हमने कहा जो बैलेंस था 10 लाख के ऊपर जितना भी कमाया उस पर 30% टैक्स लगेगा। 10 लाख के ऊपर कितना कमाया, इसमें से 10 लाख माइनस कर दो, 49,50,000 बैलेंस था, इस पे 30% टैक्स रेट लगेगा। जब 49,50,000 पे 30% लगाया टैक्स, तो इतना निकल के आया 14,085, सॉरी 14,85,000। अब टोटल टैक्स कितना निकल के आया बच्चे हमारा, 0 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 14,85,000, तो टोटल टैक्स निकल के आया हमारा 15,97,500। अब इस पे हमारे को सरचार्ज लगाना है। सरचार्ज हमारा कितना होगा, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम सरचार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, देखिए कि सरचार्ज कब लगता है, जब जो इनकम होती है वो 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, और 50 लाख से तो ज्यादा है बट 1 लाख से ज्यादा नहीं है, अप टू 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, अप टू 1 करोड़ है। तो कह रहे हैं ना इफ इट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो कितना होता है, इनकम टैक्स जितना निकल के आता है उसका 10% निकालते हैं हम सरचार्ज। तो ऐसे ही मैंने और केसेस कराए थे आपको कि किस किस केस में कितना परसेंट लगेगा। तो हमारा जो केस है वो अब इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, 50 लाख से तो अबव है इनकम, बट 1 करोड़ से अबव नहीं है, अप टू 1 करोड़ है। देख लो, है ना बच्चे, 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रही इनकम।
अप टू 1 करोड़ में आ रही है, बट 50 लाख से अबव है, तो ऐसे केस में बच्चे सरचार्ज 10% ऑफ टैक्स होगा। तो जितना हमारा ये टैक्स निकल के आया था, इस टैक्स का 10% निकाल लिया, कितना आ गया 159750 आ गया, ये हमारा सरचार्ज हो गया। अब टैक्स को और सरचार्ज को ऐड करके आप लिखोगे टैक्स प्लस सरचार्ज इतना आ गया। अब उसके ऊपर आप लगाओगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना 4%, वो किस अमाउंट पे लगेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा, तो इस अमाउंट का 4% निकालोगे, इसका निकाला कितना आ गया 70,290, इसको भी ऐड कर दोगे इस अमाउंट में, तो टोटल टैक्स आपका आएगा 1757,250 प्लस 70,290 मिला के आएगा आपका टोटल टैक्स 18,27,540। अब आपको राउंडिंग ऑफ करनी होती है सेक्शन 288B के अंदर, बट ये तो राउंडिंग ऑफ ऑलरेडी हुई है, तो एज इट इज आपने लिख दिया, ये आपका कैलकुलेट हो गया। तो आई होप बच्चे यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल रिलीफ के बारे में भी आपके बुक में दे रखा है, वो आप खुद रीड करना, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं आपका ई फाइलिंग स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि आज की क्लास में हमारा रिटर्न ऑफ इनकम एंड ई फाइलिंग है। ई फाइलिंग का मतलब बच्चे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है। आजकल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देते हैं ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। पहले तो लोग कागज पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, बट अब तो हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग मीन्स ई फाइलिंग, वो कैसे करते हैं वो अब मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए एक केस स्टडी लिया है हमने, मतलब मान लीजिए एक डाटा दे रखा है एक पर्सन का कि ये सब है, अब इसके लिए हम ई फाइलिंग करके देखेंगे कैसे करते हैं। एक पर्सन है, उनका नाम है श्रीनाथ एस मखीजा, उनके पापा का नाम है अजिंक्य एस मखीजा, उनका पैन कार्ड नंबर है ये, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। डेट ऑफ बर्थ से हमारे को उनकी एज निकल आएगी और हमारे को पता चल जाएगा ये कौन से स्लैब रेट में है। एड्रेस दे रखा है उनका, ये मुंबई में रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखा है, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस दे रखा है। रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बच्चे हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी बेसिस पे हमें पता चलता है कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है किसके लिए नहीं है। मैंने आपको रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये सब पढ़ाया था ना रेजिडेंशियल स्टेटस में। तो वही स्टेटस हमारे लिए जानना जरूरी है। और कैसे आता है वो, नंबर ऑफ डेज का स्टे कितने का है इंडिया में, उस बेसिस पे। तो अब ये कहता है कि ये पर्सन जो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR हैं, इनका स्टे बता रखा है, ही वॉज इन इंडिया फॉर 270 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एंड 310 दिन ड्यूरिंग लास्ट 4 years। अब कहते हैं कौन सी रिटर्न फाइल होगी, इनकी ओरिजिनल रिटर्न 139 सबसेक्शन 1 के अंडर इनकी रिटर्न फाइल होगी। कह रहा है कि कोई लेट रिटर्न नहीं है इनकी, कोई रिवाइज रिटर्न नहीं है, बिलेटेड रिटर्न नहीं है, बट ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो रही है इनकी। बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, इन सब के बारे में आप खुद पढ़ लेना बच्चे बुक से। नेक्स्ट कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, कहता है इन जहाँ पे ये काम करते हैं इनके एम्प्लॉयर का क्या एड्रेस और क्या नाम है वो लिख दिया इन्होंने। और कहता है पैन क्या है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर जहाँ पर मतलब जहाँ पे ये नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं जहाँ पे, तो वो पैन कार्ड ऑफ एम्प्लॉयर बता रहा है, पैन नंबर क्या है एम्प्लॉयर का ये है। कहता है ये क्या, ये पर्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मखीजा, श्रीनाथ एस मखीजा, क्या ये डायरेक्टर है किसी कंपनी में, कह रहा है नहीं है। कहता है क्या ये शेयर होल्डिंग रखता है किसी अनलिस्टेड कंपनीज में, कहते हैं नहीं रखता। आगे कहते हैं नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हेल्ड बाय एसएससी एट एनी टाइम इंक्लूडिंग ओपन क्लोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो ये प्रीवियस ईयर था 2019-20 जिसमें उन्होंने जो भी इनकम कमाई उस पर हमारे को टैक्स कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर पे, उस प्रीवियस ईयर के अंदर कितने बैंक अकाउंट थे इनके पास, और जितने ओपन करे और जितने क्लोज करे उस साल वो सब भी इंक्लूड करके बताओ कितने उनके पास बैंक अकाउंट थे। तो कहता है एक। कहता है फिर डिटेल दो बैंक अकाउंट की, तो कहता है नेम ऑफ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, अकाउंट नंबर ये था, IFSC कोड जो था वो ये था, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग अकाउंट था। फाइलिंग की डेट है 2 जुलाई 2020 को, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न। और प्लेस कहाँ पे, कौन सी जगह पे फाइल कर रहा है, मुंबई में। उसकी इनकम की डिटेल्स क्या है, कहता है कि उस वो बंदा जॉब करता था तो सैलरी से उसने पैसा कितना कमाया, बेसिक सैलरी तो उसने कमाई 48 लाख, सैलरी से ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा कमाया 18,000, सर्वेंट अलाउंस कमाया 12,000, ड्राइवर अलाउंस कमाया 36,000,
और रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स कमाया 16,000 और हाउस रेंट अलाउंस कमाया इसने 36,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कमाया इसने 1500, लीव सैलरी कमाई इसने 12,000। फिर कहता है लीव ट्रैवल कंसेशन इसके एम्प्लॉयर ने दिया 71,000 और एग्जेम्प्ट कितना था उसमें से 56,000। ट्रैवलिंग अलाउंस की बात करता है, कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस एम्प्लॉयर से रिसीव किया था 36,000 का, एग्जेम्प्ट कितना था 32,000। ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव तो कितना किया था 36,000 किया था रिसीव एम्प्लॉयर से, बट उसमें से कितना एग्जेम्प्ट था 32,000, तो 4,000 टैक्सेबल था। फिर कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हुई है, लॉस हुआ है एक्चुअली, तभी उसने माइनस लगाया है 4,95,000 का। कहता है अदर सोर्सेस से, कहता है अदर सोर्सेस से हुई है 27 लाख की बैंक इंटरेस्ट मिला है उसे एफडी से, पंजाब नेशनल बैंक की 27 लाख रुपए का उसे इंटरेस्ट मिल गया एफडी से। बट कहते हैं 27 लाख टैक्स काटने के बाद है, 10% टीडीएस काटने के बाद, बैंक ने पहले 10% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स किया, उसके बाद बैंक ने उन्हें 27 लाख दिया। तो इसका मतलब विदाउट टैक्स कटिंग कितना था, इस 27 लाख में 10% जो टैक्स कटा उसको इंक्लूड कर दो। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका 10% टैक्स काटने के बाद बची कुछ 90% अमाउंट 27 लाख है, तो 27 लाख को 90% से डिवाइड कर दोगे तो ओरिजिनल 100% अमाउंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी फिर 30 लाख। तो ये कहता है कि एक्चुअली में बैंक इंटरेस्ट 30 लाख मिलना था, बट उस पर 10% टीडीएस लगा दिया तो 27 लाख मिला। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट था उसमें कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था 18,400 रुपए। फिर कहता है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, सेक्शन 80C की डिडक्शन है 1,50,000, अंडर सेक्शन 80CC डी, ये न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड होती है ना 80CC डी की, उसमें दे रखा है 50,000 की, और सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में दे रखा है 28,000 की। आगे दे रखा है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय एम्प्लॉयर, टीडीएस कितना काटा है, तो कह रहा है कि एक तो एफडी जो थी ना उस पे जो इंटरेस्ट आया था उस पे 3 लाख का टीडीएस काटा था, तो हमें तो पता ही था, हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। अच्छा, और एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस काटा है, एम्प्लॉयर ने 12,50,970 का टीडीएस काट के दिया है। एडवांस टैक्स कितना जमा कराया है इस पर्सन ने, 98,000 रुपीज जमा कराए हैं 9 अक्टूबर 2019 को, और 30 अप्रैल 2020 को इसने 2,95,000 जमा कराया एडवांस टैक्स। और कहता है कि एसेट्स कौन कौन से हैं इसके पास, कहता है ज्वेलरी इसके पास है एक एज ऑन 31 मार्च 2020, जिस ज्वेलरी की इसकी एक्विजिशन कॉस्ट थी व्हेन ओरिजिनली एक्वायर्ड इन 1985-86 2 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू थी उसकी 31 मार्च 2020 को 41,70,000। कहता है इसके पास एक खाली प्लॉट भी पड़ा था लैंड, जिसकी कॉस्ट जब इसने एक्वायर किया था 2006-7 में 19,65,000 थी, बट 31 मार्च 2020 को इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है 9,60,00,000। और कह रहे सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है इसके पास, जिसको जब इसने एक्वायर किया था 1985-86 में तब उसकी वैल्यू 1,95,000 थी, बट आज 31 मार्च 2020 को इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 48,86,000। कहते हैं कैश इन हैंड 31 मार्च 2020 को 83,600 है। अब कहते हैं इसको सॉल्व करो पहले तो, जैसे हम अब तक क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे थे बच्चे, वैसे ही जैसे मैंने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर में आपको सॉल्व कराया था वैसे नॉर्मली सॉल्व करो इसको। जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो आज की क्लास में हमारी ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर एक्सेल यूटिलिटी पर फाइलिंग तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, बट इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है बच्चे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बट बिफोर आई डिस्कस दी सॉल्यूशन मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि इन सब का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट क्या होगा। अब आप ये बताओ कि क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है बेसिक सैलरी है 48 लाख रुपीज,
तो 40 आप सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिखोगे, उसमें आप लिखोगे बेसिक सैलरी 48 लाख रुपीज। आगे आप लिखोगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बच्चे मैं जानना चाहती हूँ क्या ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, क्या है? तो बच्चे आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैम ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हैंडीकैप्ड होता है ना, उसके लिए एग्जेम्प्ट होता है टू द एक्सटेंट ऑफ 3200 रुपए पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया जाता है? ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए पूरे महीने में 3200 रुपए एग्जेम्प्ट होते हैं आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही रिसीव्स। बट अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड नहीं है तो ऐसे केस में उसको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे, उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये 18,000 इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि हैंडीकैप्ड है ऐसा तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट रखने के लिए कि तुम सर्वेंट रख लो, एम्प्लॉय को अगर पैसे दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्वेंट अलाउंस। ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, इस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती, इस पे पूरे पे टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जितना भी अमाउंट आता है। 12,000 की अगर सर्वेंट अलाउंस मिली है तो 12,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कहते हैं ड्राइवर अलाउंस। कहता है ड्राइवर अलाउंस कितनी है? 36,000 रुपए। कहता है 36,000 रुपीज ड्राइवर रखने के लिए आपको अलाउंस दी गई है। आपको 36,000 रुपए एम्प्लॉय को पकड़ा दिए गए हैं, ये जो श्रीनाथ मखीजा ने 36,000 रुपए पकड़ा दिए और कहा ड्राइवर रख लो, तो 36,000 रुपए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। जैसे कि हमारा सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ऐसे हमारा ड्राइवर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट है बच्चे, कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 16,000 रुपए। ये जो मखीजा है उनके लिए कह रहा है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ होगा उनका, उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ उनकी कंपनी ने उसे रीइंबर्स कर दिया। मतलब मखीजा या उसकी कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़े होंगे, हॉस्पिटलाइज हुए होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और जितना उनका खर्चा हुआ उतना पैसा उस कितना खर्चा हुआ वो नहीं दे रखा, ये कह रखा है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना रीइंबर्स कर दिया कंपनी ने, कितना मतलब कंपनी ने उनको उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया कि तेरा खर्चा हुआ है मेडिकल एक्सपेंडिचर के नाम पे, तो ये ले तू पैसा हम तेरे को दे रहे हैं। 16,000 रुपए हुआ। अब 16,000 रुपए हमारा फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या जो हॉस्पिटल जिसमें इलाज कराया वो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल था, जहाँ पे वो नौकरी करता था, उसके एम्प्लॉयर उसके मालिक वो हॉस्पिटल रन करता था, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जिसमें इलाज कराया। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि कोई स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जैसे कि कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, इस टाइप के जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स बता रखे हैं कि ये स्पेसिफाइड बीमारी के लिए यहाँ पे इलाज करा सकते हो, तो तुम्हारे ये जो भी तुम्हारा रीइंबर्समेंट होगा मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो तुम्हारी कंपनी करेगी वो एग्जेम्प्ट होगा। उसमें भी कहीं पे ये कवर्ड नहीं है, ऐसा तो मेंशन है ही नहीं कि कहीं पे उनमें कवर्ड है। तो क्योंकि हमें पता है कि कवर्ड नहीं है उनमें भी, तो हम मानेंगे ये फिर कि इसने प्राइवेट में इलाज कराया और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब इसकी कंपनी ने इसे रीइंबर्स किया वो पैसा 16,000 रुपए का, तो हम मानेंगे ये फुल्ली टैक्सेबल है 16,000। नेक्स्ट कहता है हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल है 36,000। मतलब हाउस रेंट अलाउंस कितनी मिली थी कितनी नहीं मिली थी हमें नहीं पता, ये कह रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस की 36,000 है, तो टैक्सेबल कॉलम में 36,000 चला जाएगा। आगे कहता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,500 रुपए की मिली मखीजा को, श्रीनाथ मखीजा को, बट कह रहा है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट थी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। बच्चे हमें पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होते हैं। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपके हर महीने में 100 रुपए एक बच्चे पे एग्जेम्प्ट है, तो 2 बच्चों पे 200 रुपए एग्जेम्प्ट हो गए, 12 महीने में 2,400 रुपए एग्जेम्प्ट हो गए। तो अब अभी हमें नहीं पता इस मखीजा के पास एक बेबी है, 2 बच्चे हैं, दो एक बच्चा है, हमें नहीं पता। बट ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसके पास थी, ये कह रहा है कि 1,500 रुपए इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिली थी जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो हमारे टैक्सेबल कॉलम में 0 आएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे। नेक्स्ट कहता है जो लीव सैलरी है वो फुल्ली टैक्सेबल है 1,500 रुपए। जो लीव सैलरी जो छुट्टियां, लीव सैलरी कौन सी होती है बच्चे? अर्नड लीव, कि तुम्हें छुट्टी मिलती है कि तुम छुट्टी करोगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सैलरी नहीं कटेगी, बट अगर तुमने आके काम कर लिया उन दिनों में तो तुम्हारे को पैसे मिलेंगे। तो वो लीव सैलरी कहता है कि 1,500 रुपए मिली है और वो फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। एक मिनट बच्चे,
राइट। अच्छा, और कहता है लीव ट्रैवल कंसेशन जो है बच्चे, कहता है 12,000 रुपए का LTC मिला, लीव ट्रैवल कंसेशन। मतलब एम्प्लॉयर ने कहा कि ये ले पैसे 12,000 रुपए, और वेट बच्चे, 1 मिनट वेट कीजिए। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा ना मतलब यहाँ पर, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना थोड़ा इस तरीके से जा रहा है ये, तो इसमें ड्राइवर अलाउंस के 36,000 हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर के 16,000 हैं, हाउस रेंट के 36,000 है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के 1,500 हैं, लीव सैलरी के 12,000 है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक लीव सैलरी के 12,000 है। तो लीव सैलरी जो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल कॉलम में कितनी जाएगी? 12,000। जो अमाउंट्स मैंने अभी बोल दी थी वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 1,500 बता दी थी आपकी लीव सैलरी की अमाउंट, जो कि गलत है, 12,000 है ये। वो मैंने इसलिए बता दी थी क्योंकि वो मैचिंग करते हुए कॉलम में मेरी अमाउंट की मतलब ऊपर नीचे हो गई थी। ठीक है बच्चे, अब आगे बताता है लीव ट्रैवल कंसेशन। कहता है LTC रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने लीव ट्रैवल कंसेशन दिया कि ये ले, ये पैसे ले और घूम के आ जा। तो मतलब बेसिकली लीव ट्रैवल कंसेशन में बच्चे आने जाने का खर्चा उठाता है आपका एम्प्लॉयर। जैसे कि मैं दिल्ली से कश्मीर घूमने गई, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो आने जाने का खर्चा मतलब कि फ्लाइट से गई हूँ, तो यहाँ से कश्मीर तक की फ्लाइट और कश्मीर से दिल्ली तक की फ्लाइट का खर्चा मेरे एम्प्लॉयर ने उठाया। या अगर मैं ट्रेन से गई हूँ तो ट्रेन का आने जाने का खर्चा मेरे एम्प्लॉयर ने उठाया, या मैं गाड़ी से गई हूँ तो आने जाने का खर्चा मेरे एम्प्लॉयर ने उठाया। बट उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि प्लेन से गए हो तो एयर इंडिया जितना चार्ज करती है डायरेक्ट फ्लाइट के लिए, तो उतना ही आप मतलब एग्जेम्पशन दिखा सकते हो उसमें से। या अगर आप गाड़ी से गए हो तो जितने किलोमीटर्स निकल के आए उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पर किलोमीटर, इंडियन रेलवेज फर्स्ट क्लास AC के लिए कितना चार्ज करती है, उतना ही आप एग्जेम्पशन दिखा सकते हो। ट्रेन से गए हो तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास AC में डायरेक्ट रूट में कितना इंडियन रेलवेज चार्ज करती है, उतना ही एग्जेम्पशन दिखा सकते हो। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब, और डीलक्स बस से गए हो तो डीलक्स AC बस का जो फेयर है वो कैलकुलेट होगा। तो बच्चे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी लास्ट क्लास में। तो LTC के अंदर अब ये कह रहा है एम्प्लॉयर जो था, एम्प्लॉयर जहाँ पे ये काम करता था, उसने तो 71,000 रुपीज का LTC दिया कि ले ये पैसे और घूम के आ जा। बट एग्जेम्प्ट कितना था उसमें से? 56,000 एग्जेम्प्ट था। ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने चेक किया कि मतलब किस तरीके से गया, बट हम वो एग्जेम्प्ट कितना कर सकती हैं? अगर फ्लाइट से गया तो वो एयर इंडिया का फेयर एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, या जैसे जैसे उन्होंने चेक करना था उन्होंने चेक किया और उन्होंने कहा कि ये इतना ही एग्जेम्प्ट हो सकता है। नेक्स्ट कहता है ट्रैवलिंग अलाउंस। कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, अच्छा ओके, अच्छा एक चीज आप बताइए कि मिला इतना था LTC, इतना एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो गया? दिस माइनस दिस टैक्सेबल कॉलम में। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस में बच्चे रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर कितना है? 36,000। ट्रैवलिंग अलाउंस किस लिए दिया जाता है? एक सिटी से दूसरी सिटी आप ऑफिस के काम के लिए जाओ। मतलब मैं अगर दिल्ली में जॉब करती हूँ, मैं दिल्ली से जयपुर अपने ऑफिस के काम के लिए जाती हूँ, तो मेरे को ट्रैवलिंग अलाउंस का पैसा है। वो एम्प्लॉयर ने दिया 36,000 रुपए, बट वो एग्जेम्प्ट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा हम तो 32,000 ही एग्जेम्प्ट करेंगे, तो 4,000 टैक्सेबल कॉलम में चला जाएगा। अच्छा बच्चे, ये LTC जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि बस वाला भी पॉइंट है, रेलवे वाला भी पॉइंट है, बाकी सबका भी पॉइंट है। इनको मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, और अगर मान लीजिए कोई चीज एक आधी आपकी क्लासेस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 थी सैलरी खत्म कराने के लिए और 2 क्लासेस में सैलरी नहीं खत्म हो सकता, तो कुछ मिस हुआ हो तो आप लोगों को खुद पढ़ना है वो LTC का। पहले आप LTC का पढ़ेंगे फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, 4 चीजों मोड्स में पढ़ेंगे आप LTC का। पहला मोड आप क्या पढ़ेंगे? प्लेन से ट्रैवल किया हो तो, सेकंड रेल से ट्रैवल किया हो तो, थर्ड बाय कार ट्रैवल किया हो तो, चौथा अगर बस से ट्रैवल किया हो तो। अच्छा नेक्स्ट बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी से उसकी इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड थी हाउस प्रॉपर्टी। अब बच्चे मैं जब आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है हाउस प्रॉपर्टी तो उसका हम जो एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं वो तो जीरो होता है, कोई उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप कोई भी रेंट उससे।
और उसका एक्चुअल रेंट 0 होता है, एक्सपेक्टेड रेंट 0, सब कुछ हमारा 0 0 आएगा। क्यों? कहने का मतलब एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्टेड रेंट नहीं निकाल सकते, एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल के आ जाएगा, बट एक्चुअल रेंट तो 0 ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली तो कोई रेंट वो रिसीव कर नहीं रहा, खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा है घर को, रेंट पे नहीं चढ़ा रखा। तो मैंने बताया था कि आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो आपका 0 निल निकल के आएगा, और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो वो पे करेगा वो माइनस करने अलाउ नहीं होंगे। तो आपका जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू जो है वो भी आपकी निल निकल के आएगी। नेट एनुअल वैल्यू में से 24A का डिडक्शन दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि 30% ऑफ एनएवी माइनस करना अलाउ करते हैं, बट क्योंकि एनएवी ही 0 आया है तो 30% ऑफ एनएवी भी 0 आएगा, तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू 0 आएगी। उसमें से 24A की डिडक्शन हमारे को माइनस करनी अलाउड नहीं है, तो वो भी हम 0 निल लिख देंगे। 24B की डिडक्शन हम माइनस करेंगे, वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम या लॉस आएगा। यहाँ पर उसको लॉस आया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि 4,95,000 का लॉस आया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इतने का अगर लॉस आया है तो इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये इतना लॉस दिखा रहा है, जबकि हमारे को ये बात पता है। और अगर नहीं पता तो अभी आपको मैं बता रही हूँ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम लॉस जो हाउस प्रॉपर्टी से दिखा सकते हैं वो सिर्फ 2 लाख रुपए का दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं दिखा सकते। यहाँ पे इसने 4,95,000 का दिखा रखा है, बट जब आप अपनी रिटर्न भरोगे तो आप उस पर 2 लाख दिखाओगे। 2 लाख अपर लिमिट है यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बच्चे हमने पढ़ रखा है जो भी हम एफडी कराते हैं बैंक में उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। जो भी हमारा सेविंग बैंक अकाउंट होता है उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। तो कहता है ये दोनों चीजें हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो कह रहा है कि बैंक में एफडी कराई थी, वहां कौन से बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक में। वहां से एफडी कराने पर इंटरेस्ट आया 27 लाख रुपए। कहता है टीडीएस काटने के बाद नेट ऑफ टीडीएस दिया है इन्होंने 27 लाख रुपए। तो हमारे को इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अमाउंट भरनी होती है, फुल अमाउंट भरनी होती है, टैक्स कटने के बाद की अमाउंट नहीं भरनी होती। तो फुल अमाउंट निकालो कि इसकी कितनी बनती थी। तो वो निकालने के लिए हम ये मान लेंगे कि जब 100% में से 10% टैक्स काट लिया तो बचा हुआ 90% जो अमाउंट है वो 27 लाख के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा? तो 27 लाख को 90% से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 30 लाख। तो 30 लाख इसका ओरिजिनली बैंक के एफडी से इंटरेस्ट बना था। तो 30 लाख रुपए हम यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक लिखेंगे रिटर्न भरते समय। फिर नेक्स्ट बोलते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आया, कितना आया? 18,400 लिख देंगे एज इट इज। फिर अच्छा बच्चे एक चीज याद रखना कि जब भी सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आता है तो 80 की डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपए की, वो लास्ट में हम खुद देंगे। फिर कहता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। कौन कौन सी डिडक्शन दे रखी? कहते हैं 80C सेक्शन के अंडर मिली है 1,50,000 की। 80C जो सेक्शन होता है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे होता है कि आपने अगर इन फलाना जगहों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। इस पूरे सेक्शन में सारी जगह जो भी ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने की, इन सब में मिलाकर लिमिट कितनी है? 1,50,000 इतनी लिमिट है जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये कह रहा है इसमें इसने 1,50,000 की डिडक्शन क्लेम करी है 80C सेक्शन के अंडर, और 80CCD1B में इसने क्लेम करी है 50,000 की डिडक्शन। ठीक है बच्चे, तो ये सेक्शन भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड था ना 80CCD, तो उसके अंदर इसने 50,000 की डिडक्शन क्लेम करी है। और ये आपका सेक्शन 80D जो है उसमें कह रहा है इसने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी अपनी लाइफ ऑफ एसएससी एंड हिज स्पाउस पे, अपनी लाइफ पर और अपनी स्पाउस की लाइफ पे, अपनी वाइफ के नाम पर मेडिकल। हाँ जी मैम टाइम देखिए, दूसरी क्लास भी कनेक्ट करानी है। ओके जस्ट 5 मिनट्स। ओके मैम। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी बच्चे इसने, तो 80D की जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी ऑन द लाइफ ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस, अपनी वाइफ के नाम पर, तो उसमें इसने 28,000 की डिडक्शन क्लेम करी है। बट बच्चे आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था डिडक्शंस के टाइम पे कि ये क्लेम मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो सकती है वाइफ और अपने नाम पे मिलाकर 25,000 हो सकती है। तो हम 28,000 की जगह 25,000 लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अब बाकी इन्होंने
टीडीएस किया था, तो टीडीएस के टाइम पे टैन क्या है एम्प्लॉयर का, ये हमारे को जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो टैन ऑफ एम्प्लॉयर भरना पड़ेगा, ये टैन ऑफ बैंक है, और एडवांस टैक्स उसने कितने भरे हैं वो लिखा हुआ है। बाकी एसेट्स की डिटेल्स दे रखी हैं यहाँ पर, जो भी एसेट्स की डिटेल दे रखी है ये बता रखा है कि ये ज्वेलरी, ये लैंड, ये हाउस प्रॉपर्टी, ये सब उसने इतने का खरीदा था और इतना मार्केट वैल्यू है 31 मार्च 2020 को, तो जितने का खरीदा था हम दिखाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में उतना कितने का खरीदा था, मार्केट वैल्यू कितनी है वो नहीं दिखाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में। तो ये बच्चे बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में ई फाइलिंग करेंगे और मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी एक्सेल शीट पे। ओके, और अब आपके डाउट्स ले रही हूँ फटाफट से 5 मिनट्स के विद इन। आरती, आपका जो डाउट है कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है, जब इनकम टैक्स रिटर्न हम भरेंगे ना नेक्स्ट क्लास में आपको समझ आएगा। स्वीटी कुमारी पूछ रही है मैम सरचार्ज क्या होता है। बच्चे, टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगाते हैं उसे सरचार्ज कहते हैं, और सरचार्ज उस केसेस में लगता है जो इनकम आपकी 50 लाख एक्सीड कर जाती है। मुस्कान कह रही है मैम पीडीएफ दे दीजिए। बच्चे, अपलोड हो जाएगी आपकी पीडीएफ नेक्स्ट क्लास वाले दिन। मेघा जोशी पूछ रही है मैम क्वेश्चन पेपर इजी आएगा कि टफ। बच्चे, काफी टफ आएगा क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है इसलिए। श्रीकांत त्रिपाठी पूछ रहे हैं मैम एग्जाम कब है। बच्चे, मेरे को एग्जाम्स के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अपनी डेट शीट चेक कर लीजिए। मेघा जोशी कह रही है मैम सेंड लिंक ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड ई फाइलिंग। बच्चे, ई फाइलिंग आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी ना, तो उसके बाद आपको बता दूंगी कि कैसे क्या करना है, और बाकी पीडीएफ्स तो आपको मिल ही जाएंगी। आरती ने पूछा मैम टीडीएस क्या होता है। बच्चे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है टीडीएस। मतलब क्या होता है कि अब मान लीजिए मैं कहीं पे नौकरी करती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, यहाँ नौकरी करती हूँ, मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो पैसा मुझे मिलेगा वो पैसे पे जो मेरे एम्प्लॉयर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मान लीजिए मेरे को 30,000 रुपए देना है उन्होंने, या 30,000 भी नहीं, चलो मैं एक बहुत इजी एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए मेरे को 10,000 रुपए देने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। जो 10,000 मेरे को देने हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उस पर 10% टैक्स काटेगी और बचा कुछ 9,000 मेरे को दे देगी। वो जो उन्होंने मेरा टैक्स काट लिया 10%, वो क्या करेंगे, जाकर गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे कि हमने टैक्स काटने के बाद इनको पेमेंट करी है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो टैक्स काटकर अपने एम्प्लॉय को बाकी की अमाउंट पे करे। ऐसा इसलिए ताकि गवर्नमेंट के पास टैक्स टाइमली पहुंच जाए और ऐसा ना हो कि टैक्स की कोई चोरी करे, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाए, इसके लिए टीडीएस होता है। चलिए बच्चे, एज मैम इज सेइंग आपकी क्लास दूसरी उन्होंने स्टार्ट करानी है, तो मतलब शायद और स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए आई विल हैव टू क्लोज द क्लास नाउ। थैंक यू फॉर टुडे।